द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ गोवा से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। वो इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते हैं वहाँ एक मशहूर यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपनी विलिंगनेस शो की है कि वो उसमें हिस्सा लेंगे। वर यू सरप्राइज्ड बाय दिस अनाउंसमेंट? वर यू प्लेजेंटली सरप्राइज्ड और अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड? मेरे ख्याल में तो ये अच्छी डेवलपमेंट है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खेलने पे तैयार हो गए हैं। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? I see it very positively, undoubtedly, and there is no reason to be unpleasantly surprised for anything which results into peace, prosperity, and comity between people. So why wouldn't one be pleasantly surprised? Rather, it shouldn't be a surprise at all. It should be given that people should coexist mutually with respect, with love, and tolerance, embracement, whatever it is. सो अब अगर हम इसको हिंदी में शिफ्ट या उर्दू में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि आपके और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी क्लियर हो जाए। तो देखिए सर, भारत में एक पैल्पेबल गुस्सा है लोगों में। जे जो कि जैसे आप मैंने कल एक शो किया था, हम थे, रिबाहा जी थी और हमारे एक रोहित शर्मा जी हैं वो थे। हम लोगों ने शो किया कि क्या ये जो क्रिकेट हो रही है वो अच्छी चीज़ है। आई लॉस्ट 15 सब्सक्राइबर्स टू दैट। तो लोग जो हैं भारतवर्ष में समहाउ वो गुस्से में हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता हमें चाहिए ही नहीं। अच्छा, मैं अगर इसको अपने बचपन का देखूं ना सर, तो बचपन में जब हम लोग थे, यानी कि मैं तो 80s का किड हूं, तो 80s और 90s में मेरी ग्रोथ हुई है। मतलब 80 से 90 के दशक में मैं अपने सिंगल डिजिट ऑफ एज में था। फिर 90 से 2000 के बीच में मैं डबल डिजिट में आया। तो वहां पे हम लोगों को ये सुनने को मिलता था, भारत का विभाजन हो गया, भारत का पार्टीशन हो गया, इट्स वेरी सैड, हम लोग एक पीपल हैं, हम लोग अलग अलग नहीं है, एंड एक दिन हम लोग सब एक हो जाएंगे, ये एक फीलिंग रहती थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियंस हैव काइंड ऑफ स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम दैट पोजिशन। अब वो ये कहते हैं कि जी अच्छा हुआ जान छूटी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो अब मैं आज रिसेंट जो जो लोग हैं, जो जिनसे मेरी बातचीत होती है, कुछ लोग मुझे फोन मेल करते हैं, गालियां देते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग एक लोग हैं। दे आर एंग्री टू दैट एक्सटेंट। जो पहले एक समय कहते थे कि हम एक लोग हैं, अब वो इस बात से गुस्सा है कि आप ये क्यों कह रहे हो कि हम एक लोग हैं, हमारा डीएनए एक है। वो इस चीज को सुनना भी नहीं चाहते, विच इज समथिंग। बिकॉज आई गेस कि जो सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन गई है उसमें एक हर रिलीजन के बारे में या दूसरी चीजों के बारे में भी लोग जानना सीखना शुरू कर रहे हैं। वो उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को प्रोडक्टिवली, ये एक देखने वाला बातचीत होगी। तो पहलगाम ने उस गुस्से पे, जहां पे लोग ये कहते थे कि यार पाकिस्तान से जान छूट गई, हमें इनसे कोई संबंध नहीं दिखना, पहलगाम ने उस पे आग में घी का काम किया, उसको भड़का दिया। अच्छा, ये गुस्सा शांत हो सकता था यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रॉपर एक्शन लेती। एंगर था बिकॉज रेट्रीब्यूशन इज अ वे, इज अ काइंड ऑफ जस्टिस, इसको डिनायल नहीं दिया जा सकता बिना रेट्रीब्यूशन के। रिफॉर्मेटिव जस्टिस और ये सब बाद में ही आता है। पहले तो लोग देखना चाहते हैं कि जिसने मुझे चोट पहुंचाई, नुकसान किया, उसका भी नुकसान हो। दिस इज समथिंग वेरी क्रूड फॉर्म ऑफ जस्टिस, ठीक है ना, खासकर क्रिमिनल जस्टिस की अगर हम बात करें तो। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे क्या किया कि दे अटैक्ड सो कॉल्ड टेररिस्ट टारगेट। अब टेररिज्म को लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि टेररिज्म क्या है, या वो मतलब ये नॉन स्टेट एक्टर्स एक फिनोमिना है या यूज ऑफ फोर्स का ही पार्ट है। ये बड़ा इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो उससे लोगों में डिस्पोंडेंसी आ गई, लोग दुखी हो गए कि अरे यार ये क्या हुआ, हमने तो कहाँ मारना था वो कहाँ मारे। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया उसमें इतनी कंफ्यूजन हो गई कि कौन जीता कौन हारा कुछ पता ही नहीं चला। अब एवरीवन इज सेइंग हमने तुम्हारे 2000 वो पायलट उड़ा दिए, 200 तुम्हारे वो हवाई जहाज गिरा दिए, अब उधर से आप इधर से स्टेटमेंट दे रहे नहीं हमने ये नहीं गिरा। बट अपेरेंटली देयर इज अ कंफ्यूजन नाउ। वो तो क्रिएट हो चुका है कि हुआ क्या एग्जैक्टली, राइट। सो वो उससे लोगों में एक और जो है ना सेंस ऑफ ग्रीफ जिसे आप कह लीजिए, वो चला गया। तो उस वजह से लोग
पाकिस्तान के साथ अभी किसी तरीके के कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप को चाहते नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से ना कंस्ट्रक्टिव हो ना डिस्ट्रक्टिव हो, पाकिस्तान से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रखना, हमें इनसे बात ही नहीं करनी, हमें इनसे हमारी जान छुड़ा दो बस। ये एक नॉर्मल, मैं आपको जो ग्राउंड लेवल की जो मुझे फीडबैक आते हैं, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एवरीवन, बट मुझे ये फीडबैक आते हैं। मेरा चैनल पे मुझे बहुत लोग, डिस्पाइट लाइकिंग मी कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ या बस लोग मुझे कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हैं, उसके बाद भी वो मुझे कहते हैं मेरा मन आपसे लड़ने का था, मैं आपसे बात से सहमत नहीं हूँ, ये जो आप कह रहे हो गलत कह रहे हैं। ये मुझे फोन कॉल करके, एक मुझे कल, अब वो जो सुनेंगे ये आपको, उन्होंने मुझे ना एक मेल लिखा, उन्होंने कहा आप अपना फोन नंबर भेजो। अच्छा, मैंने भेज दिया, मैंने कहा चलो क्या ही होगा देखेंगे। अब उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा आपने उस दिन ऐसे बोल दिया था इस टीवी चैनल वाले यूट्यूब चैनल पे, आप ऐसे कैसे, मैं तो आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं रखनी। तो फिर मैंने उनको समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं और अच्छे लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैंने उनको ये भी कहा कि भाई जैसे आप मुझे आज अगर जानते हैं तो इसका क्रेडिट दो पाकिस्तानियों को जाता है, पहला जाता है शकील चौधरी सर को और दूसरा जाता है रिबाज जी को, कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, अदरवाइज तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। मेरी एग्जिस्टेंस ही जो भी छोटी मोटी है, भाई कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम जैसे एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोपिक, आई हैव अ माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंस ऑन यूट्यूब। मैंने कहा वो भी नहीं जानते, तो फिर आप इसको क्यों नहीं मौका देना चाहते हैं? तो वही है कि अब ये जो है ना, मतलब इस विल टेक सम टाइम, पाकिस्तान को भी रिविजिट करना पड़ेगा, इंडिया को भी जो है एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जब तक नहीं होगा, अगर हम तू मैं पे ही रहेंगे तो मेरे ख्याल से चीजें और खराब होंगी। बट आई गेस, आई फोरसी कि आने वाले 20, 30, 40 सालों में चीजें बहुत बदल चुकी होंगी और ये एक टुमल्टुअस पीरियड है जिससे हमें गुजरना पड़ेगा। वी कैनॉट स्केप इट, इसके थ्रू हमारा गुजरना मस्ट है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट्स है वो समझ रही हैं कि जितना लोगों का गुस्सा है उसको भड़काने की जगह उसको थोड़ा कम किया जाए, और इसलिए मेरे ख्याल से मोदी जी ने जो ये परमिशन दी होगी, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, क्योंकि बिना बीसीसीआई के अप्रूवल के एशियन कप का फिक्सचर आ जाना मुझे नहीं लगता। और 6 महीना पहले, सर आपको याद होगा, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, राजीव शुक्ला साहब लाहौर गए थे, मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी फोटो आई थी, जो कि कोई लव, भगवान राम के जो पुत्र हैं, लव उनका जो टेम्पल है उसके अंदर जाकर के उन्होंने वो फोटो खिंचवाई थी। तो वो मैसेज तो दिया गया है ना। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट वांट्स टू रीन इन दी टेम्पर, गवर्नमेंट उसको बढ़ाना नहीं चाहती है, और आई गेस उसी डायरेक्शन में ये क्रिकेट मैच की इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, ताकि टेम्पर थोड़ा डाउन किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की पोजीशन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आई है रिसेंटली? जैसे आपने देखा कि बिलावल साहब ने, बाकी लोगों ने भी कहा कि हम जो है इंडिया से बातचीत के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहले जो पोजीशन थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो ये थी कि 370 जब तक रिस्टोर नहीं होता हम कोई बात नहीं करेंगे इंडिया से, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब पाकिस्तान ने एक तरह से विलिंगनेस शो की है ट्रेड के लिए भी और टॉक्स के लिए भी, और ये मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक तासुर देना मकसूद था कि हम फ्लेक्सिबल लोग हैं, रीजनेबल लोग हैं, बिकॉज रीजनेबलनेस इज द इंटरनेशनल करेंसी। अगर जी आप रूठ के बैठ जाएं बिल्कुल, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपके खिलाफ हो जाती है। जी तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें ज्यादा एक्टिव रोल अदा करना चाहिए, जर्मनी को, फ्रांस को, बरतानिया को, अमेरिका को, जापान को, कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हों और इनको इनको फायदा हो, एक दूसरे से नुकसान ना हो। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में इंट्रोस्पेक्शन की कैपेसिटी कम है, कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ क्रिटिसिज्म की। वरना हमें जो है ना दुख महसूस करना चाहिए इंडिया में अगर कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है। इस पे मुझे याद आता है हमारे एक फॉरेन सेक्रेटरी थे डॉक्टर तनवीर अहमद खान, उन्होंने एक दफा बड़ी पते की बात की कि एम्बेसडर का काम ये नहीं होता कि वो अपने हेड ऑफिस को लिखे कि जी द होस्ट्स आर बीइंग ब्लडी माइंडेड। उसका काम ये है कि वो एक्सप्लेन करे कि व्हाई आर द होस्ट्स बीइंग ब्लडी माइंडेड। तो इस तरह की जब अप्रोच होगी तो बेहतरी की गुंजाइश निकलेगी। अब जैसे पहलगाम हुआ, तो पाकिस्तान में तकरीबन सारे मिनिस्टर्स ने, सारे मीडिया पर्सनालिटीज ने ये कहा कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और मैंने कई दफा ये कहा कि दिस इज वेरी इनसेंसिटिव।
आप ये कहें कि भाई हमने नहीं किया, हमें अफसोस है, हम कंडेम करते हैं इसको, लेकिन ये कहना कि भाई ये इंडिया ने खुद किया है, सो दैट इज टू मच। और मैंने कई लोगों से ये कहा, मैंने कहा जी देखिए, क्या एक भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवन चाइना में आप देख लीजिए, द ग्लोबल टाइम्स है, उनका पीपल्स डेली है, क्या किसी ने ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? और हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ जो है नजम सेठी जैसे जो लोग, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई सेंसिबल बात करेंगे, और जो एक अक्सरियती ओपिनियन है, मेजॉरिटी ओपिनियन है, उससे थोड़ा सा हटकर भी वो थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं, वो भी जनाब उसी उसी एको चेंबर का हिस्सा बन गए हैं कि जी फॉल्स फ्लैग, फॉल्स फ्लैग, फॉल्स फ्लैग। दिस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि 9/11 भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और ये जो फलस्तीनियों ने हमला किया था इसराइल पे 7 अक्टूबर को, वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, जो थिंकिंग सेक्शंस हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, उनको कम से कम इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। और जब तक आप अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के नहीं सोचेंगे, तो बेहतरी नहीं आ सकती। अब जैसे पाकिस्तान में एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जी स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, तो मैं ऐसे लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि मॉस्को ओलंपिक्स जब हुए 1980 में, और वो सोवियत इंटरवेंशन जो हुई थी अफगानिस्तान में, उसके बाद हुए थे, तो पूरी दुनिया ने तकरीबन उसका बाइकआउट किया, और अमेरिका जो था वो लीड कर रहा था उसको, और पाकिस्तान ने भी उस ओलंपिक्स में शिरकत नहीं की थी। तो भाई उस वक्त क्यों आपने स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलहदा नहीं किया? तो एक दूसरे का नुक्ता नजर, एम्पथी जिसको कहते हैं, हम दोनों मुल्कों को एम्पथी की जरूरत है कि हम अपने आप को दूसरे के शूज में डाल के सोचें कि उनके साथ क्या बीती है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, तो इसी तरह से कोई बेहतरी आ सकती है। तो आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल में? सर देखिए, बिकॉज आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बहुत टफ है, बिकॉज कि ये बैटल जो है ना, ये आपने कहा कि बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर के कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए, उस और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को अच्छा बनाना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत मोनोक्रोमैटिक विजन है इंटरनेशनल रिलेशन को देखने का। पाकिस्तान का क्रिएशन मेरे ख्याल से, अगर एक वन ऑफ द जो थ्योरी है वो ये भी है कि पाकिस्तान वाज डेलिबरेटली क्रिएटेड टू चेक इंडिया इन द ग्रोथ ऑफ यूएसएसआर। तो आप अगर किसी चीज का बर्थ दिए हो फॉर अ रीजन कि उसको यूज करना है टू डिस्टेबलाइज और टू डू ऑल अदर थिंग्स जो कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में गेन करने हैं, तो वाई वुड जर्मनी और यूरोप और अदर कंट्रीज वुड बी इंटरेस्टेड कि यहाँ पे जो है वो पीस आ जाए रीजन में, और यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए, और वेल्थ जो है वो जल्दी से यूरोप से ट्रांसफर होकर के एशिया में आ जाए, जो कि एक नॉर्म रहा है वेल्थ हमेशा से विश्व में। जब भी आप अगर रिचनेस की हिस्ट्री पढ़ें, जो कि 2000 साल की तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वर्ल्ड जीडीपी की, उसमें तो ये बात प्रूवन है ओईसीडी की स्टडी में कि जो चाइना और इंडिया थे वो वर्ल्ड जीडीपी का 55% अकाउंट करते थे। तो व्हाई वुड दे वांट दैट शिफ्ट? बड़ी मुश्किल से इंपीरियलिज्म से और ये झूठ फैला के और वो फैला के उन्होंने तो इस सिस्टम का यहाँ तक बेड़ा गर्क किया है। देखिए, आप दे कैन नॉट वॉश अवे कि आज वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, बट जो रूल ऑफ लॉ को तोड़ा वो काम उन्होंने किया। तो एक तो ये है कि मोनोक्रोमैटिक नहीं है कि ये सारी कंट्रीज जो हैं वो चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएं। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को अच्छे रखने के लिए सिर्फ दो ही कंट्री है जो चाह सकती है कि ये रिश्ते अच्छे हों, वो एक है स्वयं भारत, दूसरा स्वयं पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है, जिस जो कि आप परपेचुएट करते हो और या फर्दर करते हो थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस। अब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों रिश्ते बनाना चाहते हो? If I pursue a man, that man could be my teacher, that man could be a financial uh, fiduciary relationship or anything, ना कई ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। पाकिस्तान को उनका पब्लिक इंटरेस्ट नहीं पता है, ना उनको उनका नेशनल इंटरेस्ट। आई एम यूजिंग टू डिफरेंट टर्म्स दैट नीड्स टू बी फोकस्ड। उनको उनका पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं पता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली उनको अपना नेशनल इंटरेस्ट भी नहीं पता है। पाकिस्तान का कुछ भी एक्सटर्नल इंटरनल नहीं है, सब एक्सटर्नल है, उनका विजन ही एक्सटर्नल है।
कि अब मैं उस वो चीजें, ये जो टू नेशन थ्योरी वाली डिबेट है, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आई हैव लॉट टू से इन दैट, बट एक काउंटर पाकिस्तानी व्यू होना चाहिए, देन इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है सर, एक तो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी सादा नहीं है। इन्होंने यूक्रेन और रशिया की लड़ाई करवाने में नेटो का 90% हाथ है। यूरोपियंस की जिद है कि आज रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, वरना फॉर व्हाट एक्सप्लेन्स कि रशिया नेटो का पार्ट नहीं है, व्हाट एक्सप्लेन्स कि रशिया वेस्ट में कंसीडर नहीं किया जाता, ये तो अजीबोगरीब बात है। तो आप अगर वो रशिया को नहीं वो करना चाह रहे, वो स्टेबलाइज नहीं देखना चाह रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया और पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना चाहेगी? आई डोंट थिंक सो। इसमें ये भी कई लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई वेपन इंडस्ट्री है। बिल्कुल, वेपन इंडस्ट्री का तो एक रोल रहता ही है, लेकिन ये कि वेपन खरीदने से लड़ाइयाँ होती है, मैं ऐसा नहीं मानता। और दूसरा तीसरा एक एंगल है रिलीजन, जिसको कि समझना बहुत जरूरी है। मेरी जो समझ है वो ये कि पाकिस्तान हैज गॉट द रिलीजन एब्सोल्युटली रॉन्ग, या इंडियंस हैव गॉट द रिलीजन एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसीलिए सऊदिया जो है इनको बिद्दत कह के बुलाते हैं, दैट दे हैव क्रिएटेड, दे हैव अंडरस्टूड देयर रिलीजन फ्रॉम हिंदू पर्सपेक्टिव। वो उनके अंदर का हिंदू मार नहीं पाते हैं और वो रिलीजन को अपने उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो उनको अगर आप काउंटर करके ये बोले कि सर आपके इसमें ये लिखा है, तो कहते हैं नहीं 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 जी, ये तो है ही नहीं। जबकि आपको अगर आप अरब में जाएं या दूसरे जो संगठन, जो आईएस, अब आईएस को ये कह देना कि जी ये तो रिप्रेजेंट ही नहीं करता, आप समझ रहे हैं। जबकि मैं एक पाकिस्तानी मोहतरमा को सुन रहा था पाकिस्तानी टीवी चैनल पे, एंड शी वाज अ बोल्ड लेडी। वो ये कह रही थी कि उन्होंने अफगानिस्तान में ये लड़कियों की जो मंडी है वो लगते हुए देखी है, $50-50 में लड़कियों को बिकते हुए देखा। इस समय में अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी आपको वो सुनवा दूंगा। शी वाज अ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी लेडी, ठीक है ना, उर्दू में ही ये गुफ्तगू हो रही थी, एंड आई वाज एस्टोनिश्ड। अब आप उसको जब तक सॉर्ट आउट नहीं करेंगे ना कि आप रिलीजन का क्या रोल है और रिलीजन है क्या। पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री है, बट डिनाई नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूशन है, विच मीन्स सेक्युलरिज्म। आपके यहाँ पे शरिया लॉ क्रिमिनल लॉ में लागू नहीं होता, विच मीन्स सेक्युलरिज्म। आपके यहाँ पे ये एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है और पार्लियामेंट अलग बॉडी है, और ये विच ऑल सेक्युलरिज्म के ट्रेड्स एंड फीचर्स है। सो गवर्नमेंट की पॉलिटी तो सेक्युलर है और लोगों को रिलीजियस बना दिया है। अब उसके बाद आप ये कहते हो कि भाई हमारे यहाँ कभी भी चुन करके वो नहीं आते रेडिकल्स। अरे भाई, जब आपने सेपरेशन किया ही नहीं कभी रिलीजन और पॉलिटिक्स का, तो जरूरत ही नहीं पड़ी कि जो नॉन रिलीजियस है और इरिलीजियस है दोनों सेम लोग हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपने ये लिख दिया कि सिर्फ मुसलमान ही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनेगा, तो आपने सेपरेशन ऑफ रिलीजन कहां की? आप ये कह रहे हो कि हमारे यहाँ कोई शिद्दत पसंद, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इस्लाम दो तरीके का है। जो प्रेसिडेंट मुसलमान बनेगा वो क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग और दूसरी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है? ये तो मुझे आर्ग्यूमेंट ही समझ में नहीं आता। भाई मुसलमान चुना गया है, अब जी हमारे यहाँ कट्टरवादी नहीं चुने जाते। अरे भाई, मुसलमान मुसलमान है। तो ये बहुत सी डॉक्ट्रिनल जिसे कह लीजिए प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको ही असल में मैं जब बोलूंगा तो कहेंगे ये तो हिंदू है, ये तो साला, ये तो हमें गुमराह कर रहा है। बट सम पीपल लाइक यू जो आप काम कर रहे हैं, या मैं और भी सेन पाकिस्तानी वॉइसेस को सुनता हूं, वो उनको आगे आना पड़ेगा। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम मैं ये देखता हूं कि एक सेन पाकिस्तानी भी जो बहुत ज्यादा रिलीजन को लेकर के रोमांटिसाइज नहीं करता, उसकी एक कॉमनैलिटी है कि वो हिंदुस्तान और हिंदुइज्म से उतनी ही नफरत करता है, बी इट अ मुस्लिम और बी इट अ नॉन मुस्लिम। वो ये कह रहा है कि आई हैव नो फेथ, आई एम बेसिकली एन अथीस्ट, मुझे रिलीजन का आर नहीं चाहिए, लेकिन वो हिंदुइज्म या भारत की संस्कृति को बैठ के गाली देता है। दिस इज समथिंग इनएक्सप्लिकेबल कि ये कैसे आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली जब हिंदुइज्म को, वो भारत को गाली दे रहा होता है, वो ये समझ नहीं रहा होता कि तुम अपने आप को ही गाली दे रहे हो। जैसे आज मैं एक चैनल देख रहा था, उसमें एक अंग्रेज ने बताया कि एलोरा के उसमें एलोरा टेम्पल्स केव्स को विजिट करने गया,
तो एक पहाड़ को काट करके मंदिर बनाया हुआ था। उसने अपना सर पीट लिया कि ये आज से 1200 साल 1300 साल पहले कैसे बन गया। ये कौन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जानकार लोग थे कि इन्होंने ऐसी स्ट्रक्चर कार्व आउट कर दी, बिना सीमेंट, बिना गारा। इतने बड़े बड़े आपको आज की डेट में देखिए तो जेसीबी की मशीनें और वो सब लगती है, उन सब के बिना उन्होंने वो कार्व आउट कर दिया और एकदम ड्रेनेज हो रहा है फर्स्ट क्लास। ही वॉज एस्टोनिश्ड। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देश था। इसको इसीलिए मैं यूरोपियंस को भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से नहीं था। यूरोपियंस ने हमें क्या बना दिया जी, स्नेक चार्मर है। आप समझते हैं हाउ हाउ डिड दे कि ये कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस करते थे। भाई हर समाज में कमियां थी, हमारे समाज में बहुत कमियां थी सर, और आज भी हैं। इससे कोई डिनायल नहीं करता कास्ट सिस्टम। जी सर। जी। अच्छा, अभिषेक जी, आपने जो बात की ना कि पाकिस्तान बना वेस्ट को सर्व करने के लिए, उस पे भी काफी थेरीज हैं। मतलब माउंटबेटन जो थे, आई बिलीव ऑनेस्ट ही ऑनेस्टली अपोज द पार्टीशन। हर मुमकिन कोशिश की। कुछ लोगों का शायद दूसरा भी ख्याल होगा, लेकिन सर पॉलिसीज बदल भी तो जाती है ना, कि आज से 80 साल पहले, 70 साल पहले जो सिचुएशन थी, आज वो नहीं है। यूएसएसआर नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो अब जो है, अब जो लीडर्स आए हैं, वो बाउंड नहीं है कि जी हमारे एंसेस्टर्स ने ये मुल्क बनाया था, इसलिए बनाया था, और हमने उस मुल्क से वही काम लेना है। अब उनको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों मुल्क न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज हैं। अगर इनमें जंग छिड़ गई, इट कैन एस्केलेट इनटू अ न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट एंड द होल वर्ल्ड विल बी अफेक्टेड। तो हम ये अगर करें कि जनाब वो चूंकि 80 साल पहले उनकी ये सोच थी, आज भी हर लीडर की यही सोच होगी, तो मेरा ख्याल है कि ये फेयर नहीं होगा। तो बहुत से फेयर माइंडेड लोग हैं वेस्ट में, इंडिया में, पाकिस्तान में। तो उन लोगों को मेरे ख्याल में आगे आना चाहिए, और थोड़ी सी सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो उसकी जरूरत सर है। मैं और आपको एक बात बोलूं। जी। मैं इस आपकी बात बिल्कुल सही है कि नथिंग इज स्टैटिक, डायनेमिसिटी रहती है, चीजें चेंज होती हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है ना, आई बाई योर आर्ग्यूमेंट। बट आप ने पाकिस्तान उस समय क्यों बनाया था, आज वो रीजन और उसके जो रेशनैलिटी थी वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन राइज ऑफ इंडिया को वेस्ट इजीली डाइजेस्ट कर लेगा, ये बात करना मुझे नहीं लगता कि अभी पॉसिबल है। आप देखें ना, ट्रम्प साहब के तो बयान बार बार आ रहे हैं कि इंडिया में कुछ मत बनाओ, अगर तुम इंडिया में बनाओगे तो हम तुम्हें ये दे दे, हम तुम्हें टैरिफ लगा देंगे। बाइडेन साहब ने जो पूरा का पूरा डिस्टेबलाइज किया बांग्लादेश को, पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन। अगर आज मैं ये हैरान हो जाता हूं कि ईरान एक इतनी डेवलप्ड सोसाइटी है, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाई, लेकिन पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। ये तो समथिंग उसमें आज ईरान बनाना चाह रहा है तो आप उसमें क्लस्टर बम मार रहे हो, ये मार रहे हो, उनके साइंटिस्ट को उड़ा दे रहे हो। लेकिन पाकिस्तान सिंपली केप्ट ऑन एनरिचिंग यूरेनियम और सब कुछ, और वो सब हो गया, और यूएस को पता नहीं चला। द थिंग इज दैट कि ये बॉम्ब ही यूएस का है, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है सर कि बिल्कुल डायनामिक रीजंस है। इंडिया का ग्रोथ और वेस्ट की जो हेजेमनिक एस्पिरेशंस हैं, एक है उनके यहाँ की वी आर बेटर, वो मैनिफेस्ट पोलाइटली होगा या वो मैनिफेस्ट वॉयलेंटली होगा, मगर वी आर बेटर। ये तो आप उनकी उनकी सेंस ऑफ जो एग्जिस्टेंस है उसमें वो है। अब पॉइंट वही है कि आज पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक उनके हाथ में वो टूल है जिससे वो इंडिया की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन सर, जस्ट इमेजिन पाकिस्तान एक अच्छा डेवलप कंट्री रहा होता, अपना हो गया डिवाइड, कोई बात नहीं, पाकिस्तान इकोनॉमिक एक्शंस को परसू कर रहा होता, इंडिया अपना इकोनॉमिक परसूट कर रहा होता। हमें ये सब वॉर और ये सब जो है कि हम कश्मीर में डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपने यहाँ पे रेडिकलाइजेशन को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये हमारा चिंता नहीं होता, सो वी वुड हैव ग्रोन लाइक एनीथिंग। हमारे यहाँ पे कम्युनिस्टों ने पॉलिसीज, कम्युनिज्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाई, सोशलिज्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाई, जो हर जगह फेल हो गई। लेकिन उसके इकोनॉमिक पॉलिसी सोशलिज्म की, और उसका जो आउटपुट होता था, इनपुट सोशलिज्म और आउटपुट क्या बोलते थे, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि ये 3.5% से ग्रो कर रहे हैं। सो दे डिड नॉट लीव वन स्टोन अनटर्न to simply demoralize
दी लोकल पॉपुलेशन। आप ये वही बात हो गई कि आप डाल रहे हो गन्ना और जो बाहर आ रहा है उसको कह रहे हो कि जी ये तो बेसिकली अमरूद का रस है। दिस काइंड ऑफ लॉजिक दैट दे हैव गिवन इकोनॉमिकली कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है। तो मेरे कहने का ये मतलब है सर कि आज आप देखें कोई भी न्यूज चैनल वेस्ट का, कोई भी, यूएस का उठा लें, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, यू नेम इट, डीडब्ल्यू, यू नेम इट, एंड शो मी वन पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया, वन पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया, यू विल नॉट फाइंड दैट। जी। अच्छा अभिषेक जी, पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि वेस्टर्न मीडिया जो है इट इज वेरी फ्रेंडली टू इंडिया एंड वेरी हॉस्टाइल टू पाकिस्तान। और मैं पूछना ये चाहता हूं कि क्या राइज ऑफ चाइना को अगर आप कंपेयर करें राइज ऑफ इंडिया के साथ, क्या वेस्ट के लिए चाइना का राइज बड़ा चैलेंज नहीं है? हमारे यहां तो यही कहा जाता है कि वो इंडिया को यूज करना चाह रहे हैं टू कंटेन चाइना। तो इंडिया जो है वो पूरी तरह से वेस्टर्न जो सिस्टम है उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है कि रशिया से तेल ले रहा है, ईरान से तेल ले रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीजें हैं, और फिर देखिए वेस्ट ने हेल्प भी तो किया है ना इंडिया को। यानी आईटी को ले लीजिए कि अमेजोन के कितने ऑफिसेज हैं, गूगल के कितने ऑफिस हैं इंडिया में, पाकिस्तान में तो एक भी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं इनको भी तो आप नजर में रखिए ना। नहीं सर, आप इसको हेल्प करना कह रहे हैं, इस तरीके तो चाइना को हेल्प किया उन्होंने, चाइना को तो बनाया ही अमेरिका ने। आज चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है, तो वो माल किसका बना रहा है? माल तो वेस्ट का ही बन रहा है ना। हम्म, वो उनको समझ में नहीं आया। आप अमेरिका में जो जो आज ग्लोबल उनकी कंपनियां हैं, उनका माइंडसेट है इंटरनेशनल, क्योंकि वो खुद इमिग्रेंट है। अब कोई रशियन सरगई आ रहा है, वो गूगल को बना रहा है, तो उसके दिमाग में रशियन माइंडसेट को आप नहीं निकाल देंगे, तो वो एक इंटरनेशनलिस्ट रहेगा। तो इसलिए ये जो कंपनियां हैं ये प्रॉफिट को देखती हैं। जो लॉजिक था कि चाइना में चीप लेबर को यूज करो और उसके बाद प्रोड्यूस बनाओ, गुड्स बनाओ, क्योंकि वो गुड्स हमारे यहाँ जिस कॉस्ट पे बन रहे हैं, चाइना में बन के हमारे यहाँ आएंगे तो भी वो उसका हाफ ऑफ द रेट होंगे। मैं, आप भी यूके में रहे हो, मैं भी यूरोप में रहा हूँ, आपने प्राइमार करके ब्रांड देखे होंगे, जो सस्ते कपड़ों के ब्रांड्स होते हैं यूरोप में, H&M, प्राइमार्क, हमारे यहाँ पे न्यूयॉर्कर, ये जो हैम्बर्ग में चलता था, ये सारे कपड़े कौन बना रहा है? इन सारे कपड़ों में मेड इन पाकिस्तान। मेरे पास सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बैग है, अभी मैं आपको दिखाऊं, मैं इस बैग को लिया 4-5 साल बाद, मैंने खोल के देखा मेड इन पाकिस्तान है, मैंने जर्मनी से हम्म, खरीदा था। आई बॉट अ बैग इन जर्मनी, और मैंने यहाँ आने के बाद एक दिन नोटिस किया, उसको धोने के लिए मैंने उसको इनसाइड आउट किया, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग टैग रहता है वो मैंने देखा, उसमें लिखा मेड इन पाकिस्तान, एंड देन आई सिंपली स्टार्टेड लाफिंग। तो पॉइंट ये है कि आप जो वेस्ट को कह रहे हैं कि ये हमें फेवर करते हैं, उनकी मजबूरी है। हम्म, वो एज नहीं रख पाएंगे। क्यों आज स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हब क्यों नहीं है? क्यों? हम्म, क्योंकि सारी जो ब्रांड और ब्रेन है दुनिया भर का, वो अब अमेरिका में जाता है। भाई ये अमेरिकन बम जो आप न्यूक्लियर बम कहते हो, बेसिकली अमेरिकन था। सारे के सारे जो जर्मन साइंटिस्ट थे वो भाग करके अमेरिका चले गए, वहां पे उन्होंने उस बम को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, वो अमेरिकन बम बन गया। ये कोई अमेजन चलता ही इंडियन बिजनेस आपको इंडिया में करना, आप इंडियंस को कैसे अलग कर दोगे? या तो फिर हम चाइना की तरह हो जाए कि हम व्हाट्सएप नहीं यूज करेंगे, हम वीचैट यूज करेंगे, हम गूगल नहीं यूज करेंगे, हम उनकी जगह वो क्या उनका सर्च इंजन है, चिंची या चिची करके करके कुछ है, वो यूज करेंगे हम। या तो हम वो करें, भाई आपको कंज्यूमर भी चाहिए तो फिर आपको आकर के यहाँ पे R&D लगानी पड़ती है, मजबूरी है। तो पॉइंट ये कि ये कोई एहसान नहीं है, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटियरिंग, जिसके आधार पे कैपिटलिज्म फंक्शन करता है। अब उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरी चीज है, जो फ्री इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी नेशन नहीं जानती। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलीजियस थॉट है जो कि बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, इकोनॉमिकल थॉट भी बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, जैसे फ्री इकोनॉमी। हम्म, फ्री इकोनॉमी में वो भाई फ्री, अच्छा देखिए, अगर इस्लाम कह रहा है कि भाई कोई नेशन नहीं एग्जिस्ट करता, यही WTO कह रहा है कि टैरिफ हटा दो। एक की पॉलिटिकल डिमांड है, दूसरे की इकोनॉमिकल एंड ट्रेड डिमांड है, दोनों करें ट्रेड ट्रेड खत्म, टैरिफ खत्म करो, जीरो टैरिफ पे आओ। इंडिया ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है यूके के साथ। क्या है वो? बेसिकली तो यही है ना कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट होगा, उसमें जो कस्टम्स ड्यूटी है, जो दूसरे टैरिफ्स हैं, वो आप नहीं लगाएंगे, ताकि टेरिटोरियली वो एक सीमलेस ट्रांजैक्शन हो गुड्स एंड सर्विसेज का।
तो मेरे कहने का मतलब है सर, ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। आप जर्मनी सारी बीएमडब्ल्यू खुद बना करके कंज्यूम नहीं कर सकता, उसको बाहर की मार्केट चाहिए। उसी तरीके से अमेरिकन गुड्स, जो सबसे ज्यादा इंटरनेट हम कंज्यूम कर रहे हैं, गूगल हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद सारे के सारे अमेजन के जो हैं वो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, इतना उनको बिजनेस जा रहा है, तो आप कहाँ से कीजिएगा? 33 करोड़ लोगों से तो आप बिलीनियर और ट्रिलियनियर नहीं बन पाएंगे ना। सो मैं ये कह रहा कि कोई एहसान नहीं था, मजबूरी थी, अब वो रिबाउंड कर रहे हैं। हम्म। अब हम कह रहे हैं कि ग्लोबलाइज करो, अब वो कह रहे हैं नेशनलाइज करो। हम्म। चाइना और इंडिया हैव गॉन एट वन, जो एक जिसे कह लीजिए अनविलिंगली या अनइंटेंशनली जो जो कॉन्सिक्वेंस आया है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइज ऑफ ट्रम्प साहब, कि चाइना एंड इंडिया हैज कम टुगेदर, बिकॉज दोनों कह रहे हैं वी वांट ग्लोबलाइजेशन, हम नेशनलाइजेशन नहीं चाहते। उसका रीजन ये है कि चाइना के पास गुड्स हैं टू सेल टू द वर्ल्ड, हमारे पास सर्विसेज हैं टू सेल द वर्ल्ड। हम आईटी में चैंपियन बन चुके हैं और वो गुड्स में चैंपियन बन चुके हैं। तो हमारी एक बहुत, मतलब हमारा शायद 400-500 बिलियन डॉलर बाहर के मार्केट में आईटी से आता है, उनका गुड्स के थ्रू से 3 गुना 4 गुना आता होगा। So that's what I'm saying, कि that what has brought us together, and then डायनेमिक्स सर ये सेट नहीं किए जा सकते कि वेस्ट बोले ऐसा ही होगा। डायनेमिक्स जो है ना वो प्ले आउट करते हैं एग्जिस्टेंस को, इसीलिए कॉन्स्पिरेसी और फैक्ट हमेशा अलग होते हैं। कॉन्स्पिरेसी कैनॉट लिव लॉन्ग, नेचुरल जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो हमेशा कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर रहता है। तो आप कैसे देखते हैं फिर, अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से इतने डिसअपॉइंटेड हैं, तो फिर कौन, who can play a role in bringing about a rapprochement between India and Pakistan, और स्पोर्ट्स रिलेशंस को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिया सिर्फ क्रिकेट पे एतराज करता है, बाकी छोटे मोटे जो मैचेस होते हैं वो होते रहते हैं। तो क्या कुछ बेहतरी आएगी? इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्क में आप देखते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद खेल रहे हों? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वुड आई बी डिसअपॉइंटेड विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी? ये रियल पॉलिटिक है। मेरी घर की मेरा अपना ग्रोथ जो है, मेरा अपना क्लासमेट जो है वो नहीं चाहता भाई। मैं अपना यहाँ प्रोफेसर हूँ, बाकी प्रोफेसर क्यों चाहेंगे कि ये ज्यादा उठ जाए? ये तो सब यही कोशिश करेंगे कि हम इसको नीचे गिराएं, तो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। देखिए सर, द वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट, या अब आप डिफेंड करते हैं कि आप परफेक्ट और इम्परफेक्ट किसको कहते हैं। मेरे हिसाब से जो वर्ल्ड का नेचुरल जो एग्जिस्टेंस है, इसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। दो तरीके के सिचुएशन है, एक है स्टेट ऑफ नेचर, एक है स्टेट ऑफ लॉ। स्टेट ऑफ लॉ आर्टिफिशियलिटी है, स्टेट ऑफ नेचर जो है वो ऑब्वियस थिंग है, दैट इज व्हाट द नेचर इज। तो स्टेट ऑफ नेचर में तो जो सिंह है वो तो, या शेर है वो तो हिरन को खाएगा, खरगोश को खाएगा। खरगोश कहता रहे कि भाई मैंने तो अपनी जिंदगी में घास के अलावा कुछ नहीं खाया, हमें क्यों खा रहे हो? दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। आर्टिफिशियल लॉ इज एन आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट, जो हम मैन मेड लॉ जिसको कहते हैं, जिसमें हम जस्टिस, न्याय और इंसाफ, ये सब ऑल बकवास। वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट, मैन इज ड्रिवन बाय हिज ओन और हर ओन डिजायर्स। उन डिजायर्स का कॉन्फ्लिक्ट जो दूसरे के डिजायर्स के साथ हो, उसको मिनिमाइज करने के लिए फ्रेमवर्क ऑफ लॉ आता है, जिसमें आप उसको मोरालिटी का धक्का दे करके कुछ और, या पीनलाइज करके आप उसको कहते हैं भाई ऐसे बिहेव करो, तू जिसको कह रहा है बंदर के बच्चे मत बनो, इंसान के बच्चे बनो। तो भाई अब इंसान और बंदर के बच्चे में अंतर अगर सिर्फ लॉ है, तो वो लॉ की जो गोल है वो, अब खैर उस पे हम नहीं जाते। तो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कतई नाराज नहीं हूँ, सब अपना बेनिफिट देख रहे हैं। अब अगर जर्मनी को अपनी कारें बेचनी है, और या यूरोप को अपना हेजमनी रहना है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को उनको डोमिनेट करना है, तो वो क्यों चाहेंगे कि इंडिया का राइज हो? दे वुड नॉट लाइक टू सी इंडिया राइजिंग थ्रू। उनकी रिलीजियस वो चीज है। बस मैं 1 मिनट में इसको वाइंड अप हम्म। करता हूँ सर। तो मैं ये कहूंगा कि अगर भारत और पाकिस्तान का रिश्ता कोई ठीक करा सकता है, तो वो है भारत और पाकिस्तान स्वयं। और यही हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि पोस्ट शिमला एग्रीमेंट, वी, बिकॉज हम तो गए थे ना सर, यूएन में गए थे ना, क्या हुआ? प्लेबिसाइट कहां से आ गया भाई? हमारा ये था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया है, हमारा पास कश्मीर का विलय हो चुका है। उसके बाद आप ये हमारे ऊपर चढ़ दौड़े हैं, 2 clause 4 का वायलेशन हो गया है यूएन चार्टर का, और आप इसमें जो है पाकिस्तान को बोलिए कि पीछे हट जाए। तो वो कहां चले गए जी? वो चले गए जी प्लेबिसाइट कराओ तो हिंदू अलग कर दो, बुद्धिस्ट अलग कर दो, वो ये सब। हु आस्क्ड यू टू डू दैट? हाउ डिड यू बिकम दैट आर्बिटर? आपकी कोई समझ नहीं थी। आपके पास मैटर कुछ लेके गए सिक्योरिटी काउंसिल में, आपने डिसीजन अनऑप्शन आपकी सिक्योरिटी काउंसिल क्या जज है? कैसे सिक्योरिटी काउंसिल ये कह सकता है कि तुम प्लेबिसाइट कराओ?
हु आईसीजे के पास ये पावर होती तो हम मान भी जाते कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए. यू आर एन एग्जीक्यूटिव बॉडी. Executive action cannot mimic the judicial action. Ordering someone to do a plebiscite, which is a did you analyze the international law कि प्लेबिसाइट का हक बनता है. आपने आरहस आइलैंड का आइलैंड का केस पढ़ा था. अभी 1925 में ही कहा था पीसीआईजे ने कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कोई कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ नहीं है. उसकी वजह से जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था उसमें प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की एप्लीकेशन नहीं हुई. तो पॉइंट ये है कि आप कहां से लेके आ गए ये प्रिंसिपल ऑफ प्लेबिसाइड. आपके पास गया, आपका काम क्या था? आर्टिकल 25 रीड विद आर्टिकल 39, आर्टिकल 25 रीड विद आर्टिकल 39 ऑफ द यूएन चार्टर. आपका काम क्या था? ये डिटरमाइन करना कि क्या ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हुआ है. अगर हुआ था तो आपको जो जो ब्रीचिंग पार्टी थी उसको कहना था कि तुम हट जाओ और ये टेरिटरी इनको दे दो. आप जी बन गए, रिजोल्यूशन आ गया जी, प्लेबिसाइड कराओ. वो क्यों भैया, हमारे सर का ये हो गया. दैट्स वाई हमने तब से ये कहा, क्योंकि आप ज्यादा लोग को बुलाएंगे ना, सब अपना बुद्धि उसमें लगा देता है. उसके बाद इंडिया की ये स्टेटेड व्हेन वी बर्नट आवर हैंड. उसके बाद इतने पे नहीं रुके सर. 1962 में देख लीजिए क्या हुआ. 1962 में जब गोवा पे पुलिस एक्शन हुआ तो पुर्तगाल को सिक्योरिटी काउंसिल में पूरा वेस्ट एक हो गया और ये कहा कि गोवा जहां मैं बैठा हूं, ये जी इंडिया ने यूज ऑफ फोर्स कर दिया है, इंडिया ने अटैक कर दिया पुर्तगाल के ऊपर, ये पुर्तगाल की टेरिटरी है. तो पॉइंट ये है. और आप अपना जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में, मेरे पास है वो, उसमें ये भी कह रहे हो कि आर्टिकल 73E यूएन चार्टर के अंतर्गत, जो कि बेसिकली बात करता है दोज टेरिटरी विच आर नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी, एनएसजी कहते हैं, नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज में अगर कोई कॉलोनियल पावर है तो उसको ये कहा गया था कि तुम उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को मेंटेन करो और धीरे 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 उसको लेके जाओ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ या उसका डीकोलोनाइजेशन की तरफ. आप ये भी जनरल असेंबली रिजोल्यूशन पास करे थे और उसके बाद आपने इंडिया को ये ब्लेम करना शुरू कर दिया कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 वायलेट हो गया, इंडिया ने यूज ऑफ फोर्स कर दिया, पुर्तगाल पे चढ़ाई कर दी. तो बॉटम लाइन ये है कि दिस इज व्हाट बर्न्ड इंडिया हैंड्स. मल्टीलैटरलिज्म हैज डिसअपॉइंटेड इंडिया ऑन एवरी सिंगल लेवल. उसके बाद से हमने ये कहा, आर्टिकल 36 आईसीजे स्टैट्यूट का पढ़िए, उसमें एक ऑप्शनल क्लॉज है. इंडिया ने पूरा का पूरा ऑप्शनल क्लॉज स्ट्रिप कर दिया, आईसीजे को कुछ दिया ही नहीं कि भाई पाकिस्तान से रिलेटेड कोई मैटर हो, हम नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे. सो बॉटम लाइन ये था कि तब हमने ये कहा हमारा मैटर है, हम सॉल्व करेंगे, कोई चौधरी बनने नहीं आएगा. एंड दिस इज व्हाट इट इज, बायलैटरलिज्म. वही हम आप डिस्कस भी कर रहे हैं. कोई रोल नहीं है. आप जो काम आप अलग अलग देशों पे जाते हैं, यूएन का तो काम ही यही है कि सब देश अलग अलग हम जाएं, जर्मनी, जापान, इनके पास अलग अलग जाएं. इससे अच्छा सब यूएन में आते, मैटर सॉल्व करते. हमने तो लेके गए उनके पास मैटर, उन्होंने सॉल्व करने की जगह उन्होंने उसमें और घिचपिच कर दी. So this is what my take is. So the only country who can solve India and Pakistan is India and Pakistan. And in मेरी नजर में, मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान नीड्स टू रिविजिट. डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है, उनको बहुत चीज समझने की जरूरत है. वो छोटी छोटी बात भी नहीं समझ पाते. और अब एक स्टूडेंट ऐसा कम्युनिटी बन गया है उनका, या जो जो यंग बच्चे हैं उनका IQ लेवल भी बहुत कम है. जो हमारे यहाँ पे बच्चों का स्तर है, आप देखिए, कोई इंटरनेशनल मूड कोर्ट, डिबेट्स, चेस प्लेइंग कहीं नहीं है. पाकिस्तान के बच्चे कहाँ दिख रहे हैं? ओ जी टेररिज्म में वहां चले गए, ओ जी वो उसको जाके कलमा पढ़वा रहे हैं, ओ जी उसको कन्वर्जन में, तबलीग में जी बच्चे लगे हुए हैं. सो आप बच्चों का IQ नहीं बना रहे हो. अच्छा अभिषेक जी, आपने कश्मीर की बात की तो उसमें बहुत से लोग ये पॉइंट आउट करेंगे कि आपके जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त माउंटबेटन, उन्होंने खुद ही कह दिया कि जी ये जो एक्सेशन है प्रोविजनल है. और उसके बाद पंडित नेहरू ने बेशुमार दफा कहा कि जी वी डोंट बिलीव इन फोर्स्ड मैरिजेस, तो हम कश्मीरियों की मर्जी पूछेंगे, उसके बाद जो है कोई फाइनल फैसला होगा. दूसरा आपने जो कहा कि जी कोई मुल्क नहीं चाहता कि दूसरा मुल्क डेवलप करे, तो मेरा ख्याल है कि सारे लीडर्स जो हैं इतने अनएनलाइटेंड या इतने सेल्फिश नहीं होते. आफ्टर ऑल साउथ कोरिया हैज डेवलप्ड, सिंगापुर हैज डेवलप्ड. तो ये तो हमारे लीडर्स के विजन की कमी थी कि हमें इतना वेस्ट ने सपोर्ट भी किया लेकिन हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं गए अनफॉर्चुनेटली, और हम दूसरे जो हैं दूसरे चीजों में पड़े रहे. और दूसरा आपने जो कहा ना, प्रोफेसर आपका कोई नहीं चाहता, आपका सीनियर के जी आप तरक्की करें. सर देर आर सो मेनी इनलाइटेंड प्रोफेसर वो अपने जूनियर्स को बहुत प्रमोट करते हैं. तो सबको एक ही लाठी से हाँकना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है. नहीं,
मैं ये कह रहा हूँ कि सर, ये कह देना कि मैं जूनियर प्रोफेसर हूँ और एक सीनियर प्रोफेसर, इसके साथ मेरा कोई मैच नहीं है, ये एक दूसरी कंपैरिजन हो गई। मगर मान लीजिए मैं एक एसोसिएट हूँ, दूसरा भी एसोसिएट है, तीसरा भी एसोसिएट है, हम तीनों एक ही चीज को पा रहे हैं, वहां पे ये सोचना कि वो मेरी फेवर करेगा, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में हो जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि कोई देश ये नहीं चाहता कि हमारी डेवलपमेंट ना हो। हम ये कह रहे हैं कि कोई देश ये चाहेगा क्योंकि हमारी डेवलपमेंट हो या ना हो, ये उसका काम ही नहीं है, वो हमारा काम है। उनके चाहने या ना चाहने से चीजें नहीं वो होती हैं। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि ये एक्सटर्नल थिंग है ही नहीं। जर्मनी क्या पूछ रहा है इंडिया से कि हम डेवलप हों कि ना हो, जापान पूछ रहा है इंडिया से हम डेवलप हो ना हो, जी इंडिया क्या सोचता है हमारी डेवलपमेंट के बारे में, या इंडिया में आके मदद, कोई ऐसी चीजें नहीं होती। ये एक आर्ग्यूमेंट जो है वो कि दूसरे देश चाहेंगे, भाई उनके अपने इंटरेस्ट है, वो चीजों को अलग तरीके से देखते हैं, उनके अपनी एक सभ्यता है या अपना अलग एक अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरा बस ये कहना था सर कि पाकिस्तान और भारत की समस्या में मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी देश निगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। अगर वो ये नहीं चाह रहे कि हमारा तरक्की ना हो, और वो ये भी नहीं चाह रहे कि हमारी तरक्की ना भी हो, दोनों की हो भी और ना भी हो, दोनों नहीं चाह रहे, वो न्यूट्रल है, उनको फर्क नहीं पड़ता, भाई इट्स योर कंट्री, आप देखें क्या जैसे चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो निगेटिव है। दूसरा चीज कि भाई कोई क्या उनके घर में क्या कम समस्याएं हैं, कहाँ पे समस्याएं नहीं है। रशिया चाहे वो 2 बार टूट चुका है जब से रशिया बना है, बल्कि उनकी अलग ही एक वो कहानी है कि 17वीं शताब्दी में वेस्ट ने आया, आधा आधा से ज्यादा रशियन मार दिए, नेपोलियन आया, आधा से ज्यादा रशियन मार दिया, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर आ गया, आधा से ज्यादा रशियन मार दिया। सो दे आर पैरानॉइड अबाउट वेस्ट की, वेस्ट जब आता है हमारी आधा से ज्यादा पॉपुलेशन मार के चला जाता है। तो हर किसी की अपनी अपनी समस्या। ऑल आई एम सेइंग कि ये जो, और दूसरी बात, ये बड़ा अच्छा आपका इंटरेस्टिंग कमेंट था, मुझसे एक बार और भी कहा था कि नेहरू जी ने कहा कि आपने अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पढ़ें इस पे, जब आर्टिकल 370 पे हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर पे, तो ये हुआ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन किया, इसका स्टेटस क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो मर्जर हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आर्ग्यू करना है, वंस यू हैव साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, व्हाई आर यू गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट टू कश्मीर एंड हैव नॉट गिवन द सिमिलर ट्रीटमेंट टू अदर प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किए थे। वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट था। उसके बाद ये बात बिल्कुल सही है आपकी, हमारे यहां पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा, और ये बात मैंने पढ़ा है, मैंने अपने उस पर भी लिखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये कहा, यस मर्जर हैज टेकन प्लेस, बट हम ये डेमोक्रेटिक विलय चाहते हैं क्योंकि देश का बंटवारा रिलीजन के नाम पे हुआ है और कश्मीर में एक बहुतायत संख्या मुसलमानों की है, इसलिए हम इसको कंडीशन, यानी कि वी हैड एक्सेप्टेड इट, वे सेल्फ इम्पोज, कोई इंटरनेशनल लॉ का कंडीशन हमारे ऊपर नहीं था। हमने कहा कि यस ये फोर्स्ड है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, एज फार एज वी आर कंसर्न the merger has taken place, but since we are the sovereign body, we do not accept it, we accept it provisionally। हम कश्मीर के लोगों से पूछेंगे कि क्या वो इस मर्जर को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके लिए कश्मीर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बनाएगा। उसके बाद 1954 में शेख अब्दुल्ला साहब थे, या जो फारूक अब्दुल्ला साहब के पिताजी हैं, उन्होंने कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके बाद उन्होंने मर्जर को एक्सेप्ट कर लिया। तो पॉइंट ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट नेहरू जी के पर्सनल विश से नहीं चलता कि मुझे नहीं लगता आपके व्यूज क्या है, दैट डजंट मीन एनीथिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के व्यूज क्या है वो मैटर करता है। माउंट बेटन साहब की कोई इसमें पर्सनल व्यूज विश एंड विशेष क्या थी, डजंट मैटर। लीगली दो ही प्रिंसिपल थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा यस वी एक्सेप्ट इट, बट प्रोविजनली वी विल गो एंड आस्क द पीपल ऑफ कश्मीर। उसके बाद क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन आर्टिकल जो पार्ट पार्ट 6 में जो है, चैप्टर 6 में, क्या वो बाइंडिंग है। और दूसरा चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मर्जर का जो डिसीजन है और जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, उन दोनों के बीच में, दोनों लीगल डॉक्ट्रिन, दो लीगल डॉक्यूमेंट है, दोनों के बीच का क्या रिलेशन है। डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओवरराइड द यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन, बिकॉज यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन इज नॉट अ ट्रीटी। वियना कन्वेंशन में ये तो दिया गया है कि अगर कोई ट्रीटी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अगेंस्ट में है और आपने वो ट्रीटी साइन किया है, तो आप इंटरनल लॉ का एक्सक्यूज नहीं ले सकते, इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा, बट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीटी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन, चूंकि यूनाइटेड नेशन एक ट्रीटी के तहत बना है,
क्या ये रिजोल्यूशन जो चैप्टर 6 का है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिजॉल्व को ट्रम्प करता है? दैट विल बी अ लीगल डिबेट, एंड मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, दैट इज नॉट द केस। क्योंकि प्रिंसली स्टेट भारत में कैसे बने, प्रिंसली स्टेट्स की जो एक अजम्पशन है, हाउ डिड द प्रिंसली स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया? 1857 प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन। और प्रिंसली, देखिए सर, फेडरेशन एक कंसेप्ट है, उसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट था जो ये जो किंग्स थे और भारतीय किंग थे और जो ब्रिटिश किंग थे, उनके बीच के रिलेशनशिप के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं सर? वो एक वर्ड है ना, वो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सुजरैनिटी। नहीं, सुजानिटी नहीं, एक और था कि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो फेडरलिज्म की जगह वो वर्ड यूज होता था कि भाई एक एक तो ये ना कि भारत सरकार, और आज भी तो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट की जगह डेमोक्रेटिक स्टेट है, वेस्ट बंगाल, यूपी, ये सब दे आर इंस्टेड ऑफ प्रिंसली दे आर डेमोक्रेटिक स्टेट, आज भी वही सिस्टम है। पॉइंट ये है कि जब आप ये कहते हो कि फेडरलिज्म क्या है, और वो जो वो वर्ड है, वो आई 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 नीड दैट, उसको आपको समझना पड़ेगा एज अ कॉन्सेप्ट। पैरामाउंट सी, पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी कहते थे ना इस भाई, द वर्ड, जैसे आज इंडिया क्या है, एक फेडरेशन है ना, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक और ये यूनिट स्टेट्स है। उसी तरीके से जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया गया यू ब्रिटिश किंग्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ, और जो इंडियन स्टेट्स थे, और जो एक इंडियन ब्रिटिश टेरिटरी थी, इस पूरे रिलेशनशिप का वर्ड था, उसको कहते थे पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी ऑफ फेडरलिज्म क्या कॉन्सेप्ट है, इसको तो समझना पड़ेगा ना। पैरामाउंटसी की क्रिएशन होती कैसे है, और पैरामाउंटसी के पहले क्या था? जब ब्रिटेन 1857 का प्रोक्लेमेशन नहीं हुआ था, ये प्रिंसली स्टेट क्या, ये क्या टेरिटोरियल, ये क्या इटर्निटी से आए हुए हैं? नहीं आए हुए हैं भाई। इंडियन जो एक इंटरनल टेरिटोरियल डिवीजन है, चर्निंग है, वो तो होता रहता था, किंग्स आपस में टेरिटरी को बदलते रहते थे, और वो आज भी ट्रू है। भारत में जब 1954 में 56 में जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का लॉ लाया गया, उसके पहले यहाँ त्रावणकोर था, कोई यहाँ पे जयपुर की किंगडम थी, कोई रामपुर की किंगडम थी, सब खत्म हो गए, आज यूपी हो गया। उसके बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होने के बाद, जब भाषा के आधार पर भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया गया, उसके बाद से 10 स्टेट बन चुके हैं भाई। उसके बाद से क्या क्या बन गया? यूपी को तोड़ के उत्तराखंड बना दिया, बिहार को तोड़ के झारखंड और बिहार बना दिया, आंध्र प्रदेश को तोड़ के आंध्र प्रदेश और वो बना दिया, असम को तोड़ करके मेघालय असम बना दिया। इस तरीके से कितने स्टेट्स को हमने वो तोड़ा है। सो पैरामाउंटसी वाज सिंपली एन एक्ट व्हिच वाज इनएविटेबल, या व्हिच वाज नॉट प्री प्लान्ड। इट वाज जस्ट, जिसको कहते हैं एज लक वुड हैव इट, कि ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज विन करना शुरू कर दी, लेकिन वो बैंकरप्ट हो गई। जब वो बैंकरप्ट हो गई तो क्वीन आई, और क्वीन ने वो जो प्राइवेट जो टेरिटरीज थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया उसका, जिसे हम कहते हैं कि भैया उन्होंने अपने अंदर कर लिया। उसके लिए भी एक वर्ड है जो आज मैं फिर बोल रहा हूँ। सो पॉइंट ये कि प्रिंसली स्टेट्स वर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ 1857 का प्रोक्लेमेशन। उसके पहले क्या प्रिंसली स्टेट्स थे? उसके पहले इंडिया हमेशा से प्रिंसली स्टेट रहा है। उसी को हम कहते थे, बुद्धों के समय में उसको कहा जाता था 16 महाजनपद। उसके समय, महाभारत के समय पे अलग अलग जो राजा हुआ करते थे, आप देख लें, वेदों में उनका अलग अलग नाम है। आप अगर वो देखेंगे ना, विष्णु पुराण अगर आप पढ़ेंगे सर, कि जैसे एक बार मैं प्रोफेसर हरबाई साहब के साथ बैठा था, उन्होंने कहा देखिए हिंदू वर्ड अगर आप पूछते आज से 500 साल पहले कोई जानता ही नहीं। वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि हिंदू वर्ड हम अपने लिए यूज नहीं करते थे, हम अपने लिए वर्ड करते थे भारतीय। अब विष्णु पुराण में अगर आप विश्वास करें, विष्णु पुराण में आप अगर उनका जो डेफिनेशन है वो पढ़े, उसमें वो ना कि सिर्फ ये डिफाइन करते हैं कि और मैं, आप कहिएगा तो मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपके दर्शक भी देख ले। मैं संस्कृत में भी शेयर कर सकता हूँ, और मैं इंग्लिश में भी, मैं आपके दर्शकों के लिए इंग्लिश में शेयर कर रहा हूँ। ये आ गया नीचे, अगर आप इसको पढ़ें, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है ऑफ द बुक कॉल्ड विष्णु पुराण। अब इसको आप पढ़ें, ये क्या लिखते हैं, इसका संस्कृत में पहला श्लोक ये आता है, उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रय शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी कि हिमालय के साउथ में, समुद्र के नॉर्थ में एक देश रहता है, उस देश को भारत कहते हैं, और यहाँ पे रहने वाले को भारतीय। तो ये कहना कि ये हिंदू थे, हिंदू पता ही नहीं था, हिंदू वर्ड ही नहीं था, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 2500 साल पहले लिखी गई। 2500 साल पहले हम अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे, हम भारतीय कहते थे अपने आप को कलेक्टिवली। अच्छा, अब भारत के टेरिटोरियल देखिए, एक तो उन्होंने कहा कि समुद्र के नॉर्थ में और हिमालय के साउथ के बीच के रीजन को भारत कहते हैं।
अब ये जो सिंधु, हिंदू, इंडस, ये सारे बाहर के वर्ड हैं। जैसे जब मैं जर्मनी में जाता हूं तो वहां पे बोलते हैं इच बिन डॉइच, आई एम डॉइच। लेकिन जब वो इंग्लिश में बोलता है तो वो ये नहीं बोलता आई एम डॉइच, वो कहता है आई एम जर्मन। अब देखिए इसका नेक्स्ट वो डेफिनेशन आज से 2,500 साल पहले वो ये भी बता रहा है, द एक्सटेंट ऑफ दिस लैंड इज 9,000 योजनास एंड इज द फील्ड ऑफ एक्शन ऑन अकाउंट ऑफ विच मैन गो टू हेवन टू ऑब्टेन फाइनल इमेंसिपेशन। यानी ये कह रहा है कि भारत का जो ये पहाड़ यानी कि हिमालय से लेकर समुद्र के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9,000 योजन है। योजन की मेट्रिक वैल्यू आज अवेलेबल है बहुत इजीली। The seven principal mountain ranges in Bharat are Mahendra, Malay, Sahaya, Suktimat, Rishka, Vindhya and पारीपत्र। इन सारे के नाम आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में, आज की ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो वो एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो आप अगर हिंदू वर्ड लिख रहे हो कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन है, ये हिंदू बाहर का कंस्ट्रक्शन है, मुगलों का कंस्ट्रक्शन है। हमारा खुद का परिचय भारतीय था। और ये पहाड़ों के भी नाम दिए हुए हैं कि भारतवर्ष में ये 7 पहाड़ होते हैं। अभी आप और आगे जाएंगे, नदियों के नाम दिया है, ये भी दिया है कि इसके ईस्ट में कौन सी कंट्रियां हैं, वेस्ट में कौन सी कंट्रियां हैं, ये भी सब दिया हुआ है। और 2,500 साल पहले। तो बिल्कुल अगर कोई ये कहेगा कि अगर इनसे पूछो ये हिंदू थे, तो कोई भी कहेगा हिंदू नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, वो कभी अपने आप को हिंदू बोलते ही नहीं थे। अपने आप को तो हमें मुगल हिंदू बोला, हमें अरबों ने हिंदू बोला, लेकिन हम स्वयं को क्या बोलते थे? स्वयं को हम बोलते थे भारतीय। तो आप अगर आज से 2,500 साल से पहले या 3,000 साल, 5,000 साल भी पहले जाते, बोलते आर यू भारतीय, वो सब कहते हैं हाँ हम भारतीय हैं। आज से आप 1,000 साल पहले पूछते हैं भारतीय, तो आप भारतीय तो हो गए। अब ये है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस कैसे होगा, तो भाई अलग अलग टेरिटरी बनते जाएंगे। तो ये प्रिंसली स्टेट जो है, जिसके आधार पे ये पैरामाउंटसी क्रिएट हो गई। प्रिंसली स्टेट जो है वो पैरामाउंटसी क्रिएट करता है जब वो यूके के साथ संबंध में आता है। लेकिन वही प्रिंसली स्टेट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ संपर्क में आता है तो वो उसको फेडरेशन कहता है। So paramountcy was a relationship when then outsider was governing us। और जो किताब संविधान है भारत का, जैसे संविधान आज इंडिया को एक कोई बॉडी थोड़े एक यूनाइट करती है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ डॉक्यूमेंट विच यूनाइट इंडिया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ब्रिटिश ने जब गवर्नमेंटल बॉडीज बनाई तो उसका नाम रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन जब हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप किसी भी स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेगा भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्केलेटन है वो 80% बोरोड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। हमने कुछ उसको अपना सॉवरेन के हिसाब से ट्वीक कर लिया। तो जब हमने 80% बातें वही रखी, उसको हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वही डॉक्यूमेंट जब ब्रिटिश बना रहा है तो उसको वो कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हैं? बेसिकली दिस एक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये कुछ और नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। बिकॉज ये डॉक्यूमेंट हमारा पॉलिटिकल अपरेटस तो बनाता है, ये हमारा सोशल अपरेटस नहीं बनाता। तो दो संविधान होते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूशन, एक सोशल कॉन्स्टिट्यूशन, एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, it's not a social document. The social document of the constitution of India was vague। जिसने यहाँ पे ये कास्ट सिस्टम, चीमे, चट्ठे, मिश्रा, तिवारी, ये जो अलग अलग जातियां हैं या कास्ट जिनको कहते हैं, ये वेद बना, और वही हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके गवर्नमेंटल यूनिट बदलते रहेंगे, कभी रामराज्य आ जाएगा, कभी महाभारत हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, और कभी पैरामाउंसी आ जाएगी, कभी फेडरलिज्म आ जाएगा। बट अल्टीमेटली इस टेरिटरी के अंदर में, जैसे हमारी बॉडी के अंदर में कितने सेल मर रहे हैं, कितने नए बन रहे हैं, बट हम सब सेम रह रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि पैरामाउंटसी एंड फेडरेशन के बीच का रिश्ता। तो ये कहना कि जी प्रिंसली स्टेट, 1857 में बने ये प्रिंसली स्टेट, और वो भी बाय द लक, क्योंकि सीज कर दिया टेरिटरी को। क्वीन ने कहा कि अब कोई टेरिटरी हम नहीं लेंगे, जो जहां है वो जिसकी हो गई। अब वो 1857 से 1954 तक मुश्किल से कितना 110 साल भी वो प्रिंसली स्टेट नहीं चले, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे ही सॉवरेनिटी पाई अपनी, उन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट को तोड़ के भाषा के आधार पर नए उसका वो कर दिया। तो 90-100 साल की एक, जिसे कह लीजिए बाय द एक्सीडेंट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ 1857, आप प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट कौन सा, वो सॉवरेन भी नहीं थे। सारे कह रहे हैं कि वो नॉन कॉर्पोरेटेड थे। मैं और डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाता, सारे ब्रिटिश को कहते हैं कि दे वर नॉन कॉर्पोरेटाइज्ड, देयरफॉर दे डिड नॉट हैव अ लाइफ। आखिर में यह पूछना चाहता हूं,
आपने जैसे कहा कि इंडिया पाकिस्तान का पीस जो है वो इन दोनों मुल्कों ही पे डिपेंडेंट है। जी, जी। तो अब 78 ईयर्स पहले भी यही सूरत हाल थी, तो अनफॉर्चुनेटली हम अमन कायम नहीं कर सके। तो क्या अनदर 78 ईयर्स विल बी स्पेंट लाइक दिस? तो क्या आउट, आप रास्ता क्या देखते हैं? इंडिया को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कोई वे आउट है कि नहीं है? इज देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? ब्रीफली बताइएगा। मैं आपसे बहुत क्रूडली बोलूँगा सर, और क्षमा चाहूँगा यदि ऐसा कुछ लगे। देखिए, मुझे लगता है कि जब तक पाकिस्तान या भारत का मुसलमान वो रिलीजन को सही से नहीं समझेगा, कॉन्सेप्ट जैसे मैं वेट कर रहा हूँ आपके साथ टू नेशन थ्योरी पे मैं बात करना चाहता हूँ। जब तक वो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट नहीं करेगा, वो पीस इस देश में नहीं आएगा। बुद्धों को जैनों से प्रॉब्लम नहीं है, जैनों को हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है, जैनों को बुद्धों से प्रॉब्लम नहीं है, जैनों को क्रिश्चियन से प्रॉब्लम नहीं है, बुद्धों को सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये रिलीजन को इतना सिंसियर, इतना ज्यादा वो बना देना, ये इस देश के लिए घातक है। तो मैं फिर कह रहा हूं, चूंकि आपने भारत और पाकिस्तान के संबंध में, आप बांग्लादेश से भी हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं, आप देख लें। पॉइंट ये है कि क्या कन्वर्जन हो सकता है, और किस चीज का कन्वर्जन? क्या इतिहास का कन्वर्जन हो सकता है? क्या भाषा का कन्वर्जन हो सकता है? क्या मोरालिटीज का कन्वर्जन हो सकता है? क्या आपकी जो मॉरल बाउंड्रीज हैं उनका कन्वर्जन हो सकता है? जब इनमें से किसी का कन्वर्जन नहीं हो सकता, तो किसी भी स्टेट गॉड को एक्सेप्ट कर लेने से आप अपने आप को गैर कैसे कह रहे हो? तो in Pakistan and Bangladesh, and the Indian Muslim needs to reject two nation theory. They have to accept the spiritual aspect of Islam. मोनोथिज्म इंडिया में बहुत पहले आ चुका था। एकम सत बहुधा विप्राहा वदंती, सत्य एक है, भगवान नहीं। आप भगवान का नाम ना दें, उसको सत्य कहें। अब उस सत्य को आप भगवान कह लो, उस सत्य को आप एथिज्म कह लो, उस सत्य को आप कॉन्शियसनेस कह लो, उस सत्य को आप साइंस कह लो, यह आपकी इच्छा है। हम भगवान का नाम नहीं दे रहे, जैसे अल्लाह के नाम है, भगवान श्री राम के नाम है, लेकिन सत्य का नाम नहीं है। सत्य एक फिनोमिना है, सत्य स्वयंभू है, इट्स सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ परपेचुएटेड, इट्स सेल्फ रेगुलेटेड। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि आप जब तक डॉक्ट्रिनली रिविजन, एक बार इंडियन, एक बार मुसलमान मान ले, हाँ भाई ठीक है, हम मस्जिद में जाते हैं, बट वी आर इंडियन, हमारा कल्चर है। अब तुम अजंता एलोरा केव को यहाँ के कम्युनिस्टों ने कभी हाईलाइट नहीं किया। गोरे आकर के अब सर फोड़ दें कि ये आज से 1200 साल पहले, 1500 साल पहले कैसे बना दिया गया। आपने ताजमहल को इंडिया का फेस बना दिया। सोची समझी, मैं नथिंग अगेंस्ट ताजमहल, इज अ ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन, बट भारत की आइडेंटिटी बना देना ताजमहल को, उसके बाद ये चिल्लाना कि ताजमहल नहीं होता तो तुम अपने लोगों को गाय का पेशाब दिखाते। और ये बिल्डिंगें, ये उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है जिन्होंने अजंता एलोरा के केव बनाए, जिन्होंने बेमियान में इतने बड़े पहाड़ के ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति उकेर दी। ना तो जेसीबी मशीन हुआ करती थी, और ना तो कोई सोचिए उस स्कल्पचर की एबिलिटी, क्या फाइनेस्ट उसके पास क्राफ्टमैनशिप थी। वो आप उसको कह रहे हो कि ये कम्युनिटी बेसिकली जाहिलियत में थी। ये सेल्फ इग्नोरेंस है, ये सेल्फ डिप्रेडेशन है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच का रिश्ता सिर्फ ये है कि टू नेशन थ्योरी, और मैं अगले जब आप, इफ दैट टेक्स प्लेस सर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई हैव लॉट टू से, तो वो उसका निगेशन है। द डे इट इज निगेटेड, बिकॉज हम लोग एक हैं सर। मेरे हिसाब से तो आपको मैं अपना गुरु मानता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसी ईश्वर को मानता हूं, आप किसको मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लीस्ट बॉदर्ड। और पाकिस्तान और भारत के मुसलमान को यह भी मानना है कि वो सेक्युलर हो चुका है, मगर वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। सो देयर इज अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन विच नीड्स टू बी डन। और बाकी सोसाइटीज, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, कास्ट सिस्टम हमारी प्रॉब्लम थी, आया हमारे यहाँ पे, और ये कंडेम किया जाना चाहिए कास्ट सिस्टम के नाम पे अपने आप को छोटा या बड़ा कहने वाले लोगों। तो मैं कहता हूँ भारत में इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट को तो धूमिल कर दिया। कास्ट पूरी तरीके से धूसरित हो गया, मैं ये नहीं कहता, है रिलेवेंट, लेकिन जिस तरीके से कास्ट की पकड़ कम होती जा रही है, कास्ट टूटता जा रहा है, इंडिया यूनाइट होता जा रहा है। तो दिस इज व्हाट इट इज, कि राष्ट्रवाद को बढ़ाना होगा और किसी को खत्म नहीं होना। इस्लाम इज हियर टू स्टे, वी लव इस्लाम, वी रिस्पेक्ट इस्लाम। द फॉर्म needs to be recalibrated. That's the only solution. Rejection of two nation theory, उसको गंगा जमुना तहजीब का शराड दे करके देश भी डिवाइड करना है, और फिर गंगा जमुना तहजीब भी बच जाएगी।
ये जो ड्यूप्लिसिटी है, ये जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इसको नहीं बर्दाश्त किया जाता। थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी, आपने बड़ी थॉटफुल और थॉट प्रोवोकिंग बातें की। तो अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहें, ही और शी इज वेलकम। तो आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू सून। यस सर। थैंक यू अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।